गुड मॉर्निंग बेटा हर्षिता, गुड मॉर्निंग जानवी बेटा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलें स्टार्ट करते हैं। कल हमने स्टार्ट किया था बेटा शेड्यूल 3 कंपनी फाइनल अकाउंट। कंपनी फाइनल अकाउंट के अंदर मैंने कल आपको फॉर्मेट्स सारे का सारा बता दिया था कि किस तरह से हमको बैलेंस शीट्स बनाना है, हेड सब हेड क्या रहेंगे, किसके अंदर क्या आएगा। जय श्री राम अर्पित बेटा। सारे बच्चे, मैंने आपसे बोला था कि अब ये नोट टू द अकाउंट्स एक बार देख लेना कि किस में क्या आएगा, और आई होप सब लोगों ने ये नाइट में देख लिया होगा कि किस हेड और किस सब हेड में क्या आता है। मैंने आपसे बोला था क्वेश्चन जब आएगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पर तय करना है कि किस में क्या आएगा। तो चलो, जब भी क्वेश्चंस आए तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं कि कौन कौन से हेड हमको बनाना पड़ेंगे। अच्छा, जो हेड बनाना पड़ेंगे हम उतने ही हेड के नोट टू द अकाउंट्स बनाएंगे। जो नोट टू द अकाउंट्स हमको जो है ही नहीं, उनको हमको बनाने की जरूरत नहीं है और ना ही उनको बैलेंस शीट में प्रेजेंट करने की जरूरत रहेगी। तो चलो सारे बच्चे जल्दी जल्दी बताते जाएंगे, मैं पूछता जा रहा हूँ, जल्दी से बताएं बिल्डिंग कहाँ पर आएगी। तो आप सारे बच्चों ने बोला था सर पीपीई में आएगी, वेरी गुड। मशीनरी कहाँ आएगी सर, मशीनरी भी पीपीई में आएगी। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आएगा, क्लोजिंग स्टॉक आएगा सर इन्वेंट्री में। एडजस्टेड परचेज दे रखी है, इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक की जना एंट्री पास हो चुकी है, तो इसको पीएनएल में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एडजस्टेड परचेज कहाँ आ जाएगी बेटा, हमारे सीधा सीधा परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड। परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड वाले हेड में। सैलरी कहाँ आएगी, इंप्लॉय बेनिफिट्स वाले में। डायरेक्टर फीस अदर एक्सपेंसेस में। रेंट अदर एक्सपेंसेस। डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में ही आएगा। सर बेड डेप्ट्स कहाँ आएंगे, बिल्कुल बेटा बेड डेप्ट्स हमारे अदर एक्सपेंसेस में आएंगे। इंटरेस्ट अक्रूड इन्वेस्टमेंट अदर करेंट असेट्स। तो ये असेट्स है हमारी, अक्रूड इंटरेस्ट है जो हमको पैसा लेना है। 12,000 शेयर खरीद रखे हैं किसी कंपनी के, एक्स लिमिटेड के, वेरी गुड बेटा। ये कहाँ आएगा, इन्वेस्टमेंट में आएगा, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। डिवेंचर इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट में आएगा। लूज टूल्स इन्वेंट्री में आएगा। एडवांस टैक्स जो है हमारा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में आएगा। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस में जाएंगे। डेटर हमारे ट्रेड रिसीवेबल में आएंगे। बैंक बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा। ये हमने लिखते जा रहे हैं। अब सारे बच्चे यहां से बताएंगे सेल्स कहां आने वाली है। सर सेल्स आएगी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहां आने वाले हैं, अदर करेंट लाइबिलिटी में। प्रोविजन फॉर डेप्ट डाउटफुल डेप्ट्स ट्रेड रिसीवेबल में आएगा। शेयर कैपिटल में ही जाएगी। जनरल रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। ओपनिंग बैलेंस ऑफ पी&एल रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। क्रेडिटर ट्रेड पेबल में आएंगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दे रखा है बिल्डिंग का, मशीन का, ये हमारी असेट में से माइनस हो जाएगा, पीपीई में आएगा। उसके बाद डिवेंचर्स दे रखे हैं, डिवेंचर हमारे लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आएंगे। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा। अच्छा, अक्रूड बट नॉट ड्यू है, अक्रूड बट नॉट ड्यू है मतलब ये तो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है तो ये कहां आएगी, अदर करेंट लाइबिलिटी में आएगी। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये हमारी अदर इनकम में जाएगा। अनक्लेम डिविडेंड हमारी करेंट लाइबिलिटी, और वो भी कौन सी, अदर करेंट लाइबिलिटी में आएगा। और लास्ट वन, बिल डिस्काउंट बट नॉट एट मैच्योर्ड, दैट्स अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी है, हमारी कंटिंजेंट लाइबिलिटी है जो हमारी इनर कॉलम में दी हुई है। दैट मींस कंटिंजेंट लाइबिलिटी, इसको फुटनोट में दिखाएंगे बैलेंस शीट के बाहर। तो आपको ये हेड सब हेड सबसे पहले डिसाइड कर लेना है। तो सबसे पहले ये देखो कि हमारे कौन कौन से हेड हमको बनाना पड़ेंगे। ध्यान से समझना जो मैं आप बोलने वाला हूं। हम केवल नोट टू द अकाउंट उसका बनाएंगे जिसमें एक से ज्यादा बार वो चीज आ रही होगी। जैसे पीपीई का नोट टू द अकाउंट्स बनेगा क्योंकि पीपीई 2-3 जगह आ रही है, तो पीपीई का नोट टू द अकाउंट्स बनेगा।
जो सिंगल एक बार ही आ रहा है उसका नोट टू द अकाउंट नहीं बनाएंगे। इन्वेंट्री 2 बार आ रही है, देखें यहां भी आ रही है यहां भी आ रही है, तो इन्वेंट्री का भी नोट टू द अकाउंट्स बनाएंगे। परचेस ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड एक बार आया, नहीं बनाएंगे। इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस एक बार आए, नहीं बनाएंगे। अदर एक्सपेंसेस का बनाएंगे। अदर एक्सपेंसेस कई बार आ रहे हैं, देखें अदर एक्सपेंसेस कई जगह आ रहे हैं। अदर एक्सपेंसेस कई जगह आ रहे हैं, देखें। तो अदर एक्सपेंसेस का नोट टू द अकाउंट्स बनाएंगे, अदर एक्सपेंसेस का बनाएंगे। अदर करेंट लाइबिलिटी कई जगह आ रही है, अदर करेंट लाइबिलिटी कई जगह आई है, तो अदर करेंट लाइबिलिटी का नोट टू द अकाउंट्स बनाएंगे। अदर करेंट लाइबिलिटी का नोट टू द अकाउंट बनाएंगे। ट्रेड रिसीवेबल 2 बार आ रहा है, एक यहां आ रहा है, एक प्रोविजंस में आ रहा है, तो ट्रेड रिसीवेबल का नोट टू द अकाउंट्स बनाएंगे। ट्रेड पेबल का बनाने की जरूरत नहीं है। रिजर्व एंड सरप्लस 2 बार आ रहा है, रिजर्व एंड सरप्लस का बनाएंगे। शेयर कैपिटल का नोट टू द अकाउंट नहीं बनाऊंगा, एक बार ही आ रहा है, नहीं बनाने की जरूरत है। तो जो एक से कई बार आ रहे हैं उनको बनाएंगे। फाइनेंस कॉस्ट एक बार आया, नहीं बनाएंगे। जो एक ही बार आ रहा है उनका बनाने की जरूरत नहीं है। नीचे आपको कुछ एडजस्टमेंट दिए हैं। एडजस्टमेंट में सबसे पहले बोल रहे हैं कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ओपनिंग स्टॉक से 8,000 रुपए जाना है। दैट इज योर चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री का पॉइंट दिया हुआ है कि 8,000 रुपए ज्यादा है क्लोजिंग स्टॉक, जो वो ज्यादा है ओपनिंग स्टॉक से 80,000, सॉरी। उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि मेक इन प्रोविजन, इनकम टैक्स का प्रोविजन बनाना है 30%। डेप्रीसिएशन एक्सपेंसेस में इंक्लूड है डेप्रीसिएशन 8,000 बिल्डिंग का और 12,000 मशीन का। आपको बता दिया कि ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ दी हुई है, बाकी कुछ भी और कोई इंफॉर्मेशन हमको नहीं दे रखी है। काम खत्म। अब इसको कैसे हम ट्रीट करेंगे अभी हम समझेंगे, बट ये सारी चीजें हमको बनाना है, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। अब जरा हम यहाँ एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, तो हम सबसे पहले तो हमारा फॉर्मेट बना लेते हैं बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट के फॉर्मेट में हम वही चीजें लिखेंगे एग्जाम में बेटा जो हमारे इस क्वेश्चन में आ रही है। पूरी बैलेंस शीट्स बनाने की जरूरत नहीं। तो चलें, सबसे पहला एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले तो अपन बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेते हैं यहाँ पर। यहां लिखेंगे पर्टिकुलर, यहां आएंगे बेटा नोट नंबर, यहां लिखते हैं अमाउंट। सबसे पहले पार्ट ए बनाएंगे हम बैलेंस शीट का, जिसमें हम लिखेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी एंड लाइबिलिटी में सबसे पहले हम यहां लिखेंगे शेयर होल्डर फंड। अब आपको पता है शेयर होल्डर फंड के 3 सब हेड हैं। एक तो है आपकी शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल अगर आप ध्यान से देखो तो शेयर कैपिटल एक जगह ही आई है क्वेश्चन। कोई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है, कोई हमको ऑथोराइज शेयर कैपिटल की इंफॉर्मेशन नहीं है, इशूड शेयर कैपिटल की इंफॉर्मेशन नहीं है, कुछ भी नहीं दे रखा। तो नोट टू द अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं है। सीधा यहीं पर 2 लाख रुपए लिख दो, शेयर कैपिटल 2 लाख। सेकेंड हम यहां लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस लिख लेते हैं। इसका नोट बनाएंगे, एक से ज्यादा आइटम है इसलिए मैं लिख रहा हूं नोट नंबर 1, बाद में लिख लेंगे। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट है नहीं, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट है नहीं, तो लिखने की जरूरत नहीं। अब लिखेंगे यहां पर नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी में देखें जरा कौन कौन से आ रहा है। नॉन करेंट लायबिलिटी में हमारे पास एक ही हेड हमको मिला था डिवेंचर का, वो भी था लॉन्ग टर्म बोरोइंग का, बाकी कुछ मिला नहीं है, तो यही अकेला लिख देंगे। यहां लिख देंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग। नॉन करेंट लायबिलिटी में खाली लॉन्ग टर्म बोरोइंग मिला है तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिख देंगे, बाकी और कुछ है नहीं बेटा। बस इस लॉन्ग टर्म बोरोइंग के ब्रैकेट में यही रिप्रेजेंट कर देंगे डिवेंचर को। सिंगल आइटम आया है 2 लाख रुपए का, ये भी लिख देते हैं। तो 2 लाख रुपए का
12% डिवेंचर ब्रैकेट में लिख करके यहीं 2 लाख रुपए लिख दो, काम खत्म। सिंगल आइटम है, नोट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद थर्ड आती है हमारी करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी में क्या क्या आने वाला है सर, देख लेते हैं करेंट लायबिलिटी में क्या क्या आने वाला है। करेंट लायबिलिटी में क्या आएगा, तो करेंट लायबिलिटी में लायबिलिटी साइड ही देखना है हमको, क्या क्या आएगा, क्रेडिट साइड ही देखना है। लायबिलिटी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन क्रेडिट साइड मिलेगी, तो क्रेडिट साइड ही ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में ही देखना है। अभी हम चूंकि लायबिलिटी बना रहे हैं इसलिए सब कुछ क्रेडिट साइड में ही देखते हुए चलोगे। तो देखो जरा क्रेडिट साइड में क्या दिया हुआ है, फटाफट फटाफट देखो करेंट लायबिलिटी से रिलेटेड चीजें कौन कौन सी दिख रही हैं जल्दी से मेरे को। क्रेडिट साइड, अभी हम क्रेडिट साइड की इंफॉर्मेशन कर रहे हैं इसलिए क्रेडिट साइड की इंफॉर्मेशन को बेस बनाएंगे। क्रेडिट साइड में क्या क्या दिया हुआ है, फटाफट फटाफट जल्दी से मेरे बच्चों जल्दी जल्दी मेरे को बता दो करेंट लायबिलिटी में क्या क्या आपको क्रेडिट साइड में दिख रहा है, तो उसी के हम नोट बनाएंगे। लायबिलिटी साइड की बात चल रही है, इनकम साइड की बात चल रही है, क्रेडिट साइड में देखो अदर करेंट लायबिलिटी दिख रही है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक अदर करेंट लायबिलिटी हमको लिखना है। ट्रेड पेबल दिख रहा है, ट्रेड पेबल का नोट हमको बनाना पड़ेगा क्या, आप सोचो जरा, ट्रेड पेबल का नोट बनाना पड़ेगा क्या। अदर करेंट लायबिलिटी तो हमको 2 बार दिख रही है, नीचे 2 और दिख रहे हैं, लेकिन ट्रेड पेबल केवल 1 बार ही दिख रहा है। तो क्या ट्रेड पेबल का नोट बनाऊं कि सारी केवल ट्रेड पेबल डायरेक्ट लिख दूं, बोलो। तो ट्रेड पेबल का नोट बनाने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना जो सिंगल आइटम है उसका नोट मत बनाना, एग्जाम में टाइम खराब मत करना। आप चाहो तो सबके नोट बना सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम में अपना टाइम खराब होगा तो हम डायरेक्ट लिख देंगे। एक से ज्यादा आइटम है तो उनके नोट्स बनाना है। बात समझ में आ गई सारे बच्चों को? जानवी, इशिता, तनिक्षा, अर्पित, हर्षिता, क्लियर है बेटा? गुड। तो बस इतना हमको ध्यान रखना है अंशिका बेटा, बस ऐसे ही हमको करते जाना है। पूरे नोट टू द अकाउंट्स नहीं बनाना है, नहीं तो एग्जाम में तुम उठाओ और पूरा बना के आ जाओ, फिर वो क्वेश्चंस में हो ही ना, रट के नहीं जाना हमको क्वेश्चंस को। दैट्स इंपॉर्टेंट। जो है बस उतना बनाएंगे, जो नहीं है वो नहीं बनाएंगे। तो चलो सर स्टार्ट करते हैं। क्या लिखने वाले हैं हम सबसे पहले, यहां पर अब हम लिखेंगे ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल दिया है, ट्रेड पेबल लिख देते हैं। और ट्रेड पेबल में आएगा क्या, सारे बच्चे जल्दी से बता दो। ट्रेड पेबल में आ जाएंगे क्रेडिटर अकेले हैं तो क्रेडिटर लिख देते हैं। नोट टू द अकाउंट्स नहीं बना रहा हूं मैं ट्रेड पेबल का। कितने रुपए के ट्रेड क्रेडिटर्स दे रखे हैं, 92,000 के, तो 92,000 के ट्रेड क्रेडिटर्स लिख देते हैं। मैं गोला इसलिए लगाता जा रहा हूं कि ये आइटम हम लिख चुके हैं, हम अभी लायबिलिटी साइड को लिख रहे हैं तो लायबिलिटी साइड से सारे। इसके अलावा क्वेश्चन की एडिशनल इंफॉर्मेशन में है कि भैया प्रोविजन बनाना है इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स का प्रोविजन आपको पता है किस नाम से आता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन के नाम से। तो यहाँ शॉर्ट टर्म प्रोविजन लिख करके छोड़ देते हैं, क्योंकि मेरे को शॉर्ट टर्म प्रोविजन में इनकम टैक्स का प्रोविजन लिखना पड़ेगा, और सिंगल आइटम में इनकम टैक्स का प्रोविजन अकेला आना है, इसलिए बाकी और कुछ नहीं आएगा। तीसरा हम यहाँ लिख रहे हैं ट्रे अदर करेंट लायबिलिटी। अब अदर करेंट लायबिलिटी का तो नोट बनाना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें दे रखी, तो नोट नंबर 2 डाल देता हूं मैं अदर करेंट लायबिलिटी में। लो भैया लो, ये मेरी लायबिलिटी साइड हो गई कंप्लीट। जो जो मेरे को लिखना था मैंने सब लिख डाला, और लायबिलिटी साइड का टोटल हम यहां लगाएंगे नोट बनाने के बाद। तो यहां लग जाएगा टोटल हमारा, जिसको हम बोलेंगे टोटल ऑफ ए। उसके बाद यही चालू करेंगे पार्ट बी, जिसमें हम क्या लिखने वाले हैं, सारे बच्चे बता दो। सर आप असेट लिखोगे। सारे बच्चे जल्दी से बताओ, क्या इतना पॉइंट सबको समझ में आ गया? ऐसा तो नहीं कि मैं नहीं समझ लिया, मैं नहीं कर लिया, बोलो इतना सबको क्लियर हो गया क्या? अब आगे बढ़ते हैं। सिद्धि नहीं सर, समझ आ गया, चलो बढ़िया है। अब सारे बच्चे आगे बढ़ते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी में हमारा अब यहां आ रहा है नॉन करेंट असेट्स। पहला सब हेड हमारा नॉन करेंट असेट्स है, हम यहां लिख देंगे नॉन करेंट असेट। अब नॉन करेंट असेट्स में
सबसे पहला हमारा सब हेड आता है, आप सारे बच्चों को पता है किस नाम से आता है, वो आएगा प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटैंजिबल असेट। और इसके अंदर एक ही सब हेड है, पीपी। इंटैंजिबल असेट तो हमको क्वेश्चन में मिली नहीं, ज्यादा आइटम है, नोट बनाएंगे नोट नंबर 3, क्योंकि पीपी में हमारे पास 2-3 आइटम है जो हमको लिखना है। अब असेट साइड की बात कर रहे हैं तो 2 पीपी दिख रही है हमको ऊपर ही, तो नोट बनेगा। एक से ज्यादा आइटम है, नोट बनेगा, तो पीपी का नोट बनाएंगे। और कुछ दिख रहा है, हाँ सर ये इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, ये तो सिंगल ही है, तो इन्वेस्टमेंट सिंगल है तो लिख देते हैं इन्वेस्टमेंट इन एक्स लिमिटेड। बी यहां लिख देंगे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में यहां लिख देंगे इन्वेस्टमेंट इन एक्स लिमिटेड, सिंगल आइटम है। एक्स लिमिटेड में पैसा लगा रखा है, कितने रुपए के लगा रखे हैं एक्स लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट, कितने के कर रखे हैं, 1,20,000 के, तो 1,20,000 सिंगल आइटम लिख डालते हैं। और कोई नॉन करेंट असेट्स है नहीं सर। अब यहां हम लिख लेंगे करेंट असेट्स। करेंट असेट्स में क्या क्या आएगा सर, देख लेते हैं। करेंट असेट्स में सबसे पहले हम देखेंगे करेंट असेट्स में, जल्दी जल्दी सारे बच्चे करेंट असेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस बताएं। करेंट असेट में क्या क्या आएगा, क्या क्या आता है, बताएं। करेंट असेट्स में क्या क्या आता है सर करेंट असेट्स में एक तो आती इन्वेंट्री, ठीक है, तो हम इन्वेंट्री लिख लेते हैं। सर इन्वेंट्री का नोट बनाना पड़ेगा, ओके, इन्वेंट्री का नोट बना लेंगे। क्यों? क्योंकि 2 आइटम इन्वेंट्री में, लूज टूल्स भी हैं और क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा, तो इन्वेंट्री का नोट बनाएंगे, ठीक है सर। इन्वेंट्री के अलावा नेक्स्ट क्या आता है सर, ट्रेड रिसीवेबल लिखते हैं, वेरी गुड, तो ट्रेड रिसीवेबल लिख लेते हैं इन्वेंट्री के बाद, ट्रेड रिसीवेबल। सारे बच्चे जल्दी से बताएं ट्रेड रिसीवेबल में क्या लिखेंगे, ट्रेड रिसीवेबल का नोट बनाएंगे क्या? हाँ सर, 2 आइटम है, एक तो डेटर है ट्रेड रिसीवेबल में, और दूसरा इनका प्रोविजन भी है, तो हमको नेट करके लिखवा दिखाना पड़ेगा, इसलिए नोट बनाएंगे। नोट नंबर कौन सा, 5, तो ट्रेड रिसीवेबल का नोट बनेगा। सर इसके बाद आता है आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओके, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सर इसका नोट बनेगा क्या? सारे बच्चे जल्दी से बताएं, क्या कैश इन कैश इक्विवेलेंट का नोट बनेगा? बोलो जल्दी जल्दी बोलो, क्या कैश इन कैश इक्विवेलेंट का नोट बनेगा? तो देख लेते हैं कैश इन कैश इक्विवेलेंट में, सारे बच्चे जल्दी से बताएं कैश इन कैश इक्विवेलेंट में कितने आइटम दिख रहे हैं। देखें जरा, खाली बैंक बैलेंस दिख रहा है सर, बाकी कुछ भी नहीं दिख रहा, तो सिंगल आइटम है, तो नोट बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा ब्रैकेट में यही लिख देंगे बैंक। अमाउंट लिख देते हैं, कितने रुपए का बैंक अकाउंट का बैलेंस दिख रहा है, कैश इन कैश इक्विवेलेंट का 30,000 का बैंक बैलेंस ही। बताओ बच्चों, किसी को कोई दिक्कत? इसके अलावा और कोई करंट असेट्स दिख रही क्या? और कोई करंट असेट्स दिख रही क्या? और कोई करंट असेट्स दिख रही क्या? हाँ सर, ये शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस दिख रहा है, ओके, तो हम ये भी लिख देंगे शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। शॉर्ट टर्म लोन से एडवांस में क्या दिख रहा है सर? एडवांस टैक्स सिंगल आइटम दिख रहा है, लिख डालो एज इट इज। कितने रुपए का एडवांस टैक्स दिख रहा है? एडवांस टैक्स दिख रहा है बेटा 60,000 का, 60,000 एज इट इज लिख दो। डेबिट बैलेंस है, सारा का सारा असेट असेट लिख रहा है, एक्सपेंसेस नहीं लिख रहा है अभी। सर इसके अलावा और कुछ दिख रहा है क्या? और कोई? हाँ सर, ये अदर करंट असेट्स भी दिख रही है। अदर करंट असेट्स एक ही है कि और है? सर एक ही जगह दिख रही है, और कहीं तो दिख नहीं रही, एक ही जगह दिख रही है, तो यही लिख देंगे अदर करंट असेट्स। कितने रुपए का दिख रहा है अदर करंट असेट्स में? क्या दिख रहा है? बोल रहे हैं इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 2,000 रुपए, लिख देते हैं।
ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट अक्रूड है मतलब लेना बाकी है। कितने रुपए? 2000 रुपए, 2000 रुपए ये भी लिख दिया। ये मैटर भी खत्म हो गया, ये मैटर भी खत्म हो गया, ये सब हमने लिख लिए। सिंगल सिंगल आइटम थे इसलिए एक जगह ही लिखे हैं, दो जगह नहीं लिखे हैं, काम खत्म हो गया है बेटा। बस और कुछ है नहीं बैलेंस शीट में, और कुछ असेट्स है नहीं, बस टोटल लगा लेंगे, इनका नोट बनाने की जरूरत नहीं है, टोटल लगा लेंगे। ये मेरी बैलेंस शीट का टोटल आप भी आ जाएगा। जितना हम लिख पाए एग्जाम में उतना लिखाना, उतने मार्क्स मिल जाएंगे। जरूरी नहीं कि हमको पूरा क्वेश्चन ही एग्जाम में करो। अगर ये क्वेश्चन आता है तो सबसे लास्ट में इसको अटेम्प्ट करना, जितना हो जाएगा उतने मार्क्स मिल जाएंगे। पहले ये क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करने बैठ जाना, नहीं तो टाइम बहुत खाएगा। क्लियर है कि नहीं? ओके सर, ये हो गया मैटर खत्म। अब सर अब बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। ओके सर, तो अब चलो भैया स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बनाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल सारे बच्चों को फॉर्मेट याद होना चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में क्या क्या आता है? सबसे पहले क्या आता है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में? सारे बच्चे जल्दी से बताएं, सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में क्या आता है? बोलें, जल्दी जल्दी से बोलें। सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। वेरी गुड, पहले तो हेडिंग डालेंगे, यहां पर लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट खत्म हुई, उसके नीचे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का फॉर्मेट सेम, सारी चीजें यहां लिखेंगे। नोट नंबर, यहां लिखेंगे अमाउंट, यहां लिखेंगे पर्टिकुलर। सबसे पहले आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्रेडिट वाली चीजें देखेंगे इनकम वाली साइड, तो इनकम वाली साइड में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सेल अकेली है, तो सिंगल आइटम है, इसलिए इसका मैं नोट नहीं बना रहा हूं, यही लिख दूंगा सेल्स। कितने की दे रखी? 5,20,000। 5,20,000 की सेल लिख दी भैया। और कोई अदर इनकम दिख रही क्या? इनकम साइड में देख लो, और कोई अदर इनकम दिख रही क्या? और कोई इनकम दिख रही क्या? हाँ सर ये दिख रहा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 12,000 रुपए। अकेला एक ही इनकम और दिख रही है 12,000 की इनकम, तो ये हमारी क्या कहलाएगी? अदर इनकम। यहां हेडिंग डाल देंगे अदर इनकम। सिंगल आइटम है, यही लिख देंगे इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अक्रूड असेट होता है, खाली इंटरेस्ट लिखा है, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट का लिखा है, तो हमारी इनकम होगा, इनकम में डाल देंगे। कितने रुपए की इनकम दिख रही है अदर इनकम? बताएं बेटा, अदर इनकम कितने रुपए की दिख रही थी? 12,000। 12,000 की अदर इनकम, ये भी लिख लो। लो भाई लो, अदर इनकम आ गई, सेल्स आ गई, टोटल लगा लो, ये हमारी कहलाएगी टोटल इनकम। टोटल इनकम आ जाएगी, फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों को जोड़ दो, टोटल इनकम कितनी हो गई? 5,32,000। सर इसके नीचे क्या लिखोगे? इसके नीचे फोर्थ आइटम आएंगे एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस के हम हेड बनाएंगे। सबसे पहले आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, वो क्वेश्चन में है ही नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर क्या आता है सर? फिर हम लिखते हैं परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तो यहां लिख देते हैं परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। दूसरा आता है सर यहां पर चेंज इन इन्वेंट्री।
तीसरी चीज हम यहां लिखते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। जरा देखना, एक्सपेंसेस साइड में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस अकेला है, एक ही आइटम 60,000 रुपए, सिंगल आइटम। तो 60,000 की सैलरी दे रखी है, डायरेक्ट लिख देते हैं सैलरी 60,000, नोट बनाने की जरूरत नहीं। इन दोनों में एडजस्टमेंट है, इसलिए इसका वर्किंग नोट बनाएंगे। अभी मैं समझाऊंगा एडजस्टमेंट क्या करना है। वर्किंग नोट में आएगा, नोट टू द अकाउंट्स में नहीं आएगा, है सिंगल आइटम, डायरेक्ट लिखेंगे वर्किंग नोट से उठा के। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के बाद आती है फाइनेंस कॉस्ट, तो यहां लिख देंगे फाइनेंस कॉस्ट। सिंगल आइटम है फाइनेंस कॉस्ट में, देखें जरा, फाइनेंस कॉस्ट में सिंगल आइटम था, फाइनेंस कॉस्ट में सिंगल आइटम था डिवेंचर का इंटरेस्ट, कितने रुपए का, 28,000 का। तो 28,000 का इंटरेस्ट डायरेक्ट लिख देते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 28,000, 28,000 का इंटरेस्ट बोल रहे हैं, लिख दिया। फाइनेंस कॉस्ट के बाद आता है आपका डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। इसका नोट बनाएंगे, दो आइटम है, ऊपर कितने नोट बन गए थे, 5, 6, दो असेट्स पर डेप्रिसिएशन है, नोट बनाएंगे। और बाकी एक और आएगा अदर एक्सपेंसेस का, अदर एक्सपेंसेस का नोट नंबर आएगा। नोट नंबर कौन सा होगा सर अदर एक्सपेंसेस का? अदर एक्सपेंसेस का नोट नंबर होगा 7। एक चीज मैंने छोड़ दी थी, वो मैं भूल गया था, बैलेंस शीट के नीचे कंटिंजेंट लायबिलिटी लिखना भूल गया था। कंटिंजेंट लायबिलिटी भी बैलेंस शीट के नीचे आएगी, हमारे क्वेश्चन में कंटिंजेंट लायबिलिटी दी थी, लेकिन वो बैलेंस शीट के बाहर आती है, इसलिए बैलेंस शीट के जस्ट नीचे लिखी जाएगी यहां पर कंटिंजेंट लायबिलिटी। ये नोट नंबर 5 था, ये 6 हो जाएगा, मैं थोड़ा सा नंबर चेंज कर रहा हूं। ये नंबर हमारा हो जाएगा 8, 7 और ये हो जाएगा 8। बस बन गया P&L। टोटल लगा देंगे, टोटल लगा देंगे बच्चों, तो हमारे टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे। टोटल एक्सपेंसेस को हम टोटल इनकम में से माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। -4 कर दोगे तो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे हम प्रोविजन फॉर टैक्स, तो हमारा आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट फॉर द ईयर। खत्म। सारे बच्चे बताओ क्या ये फॉर्मेट क्लियर हो गया? हमने उतना ही बनाया जितना हमको जरूरत थी, बाकी फॉर्मेट हमने नहीं बनाया। अब सर अब कुछ नहीं करना, अब बनाएंगे नोट जो हमने ऊपर लिखे हैं वो नंबर के साथ। कौन कौन से नोट बनाना है? सबसे पहले नोट नंबर 1 रिजर्व एंड सरप्लस। अब बनाएंगे हम नोट, यहां लिखेंगे नोट नंबर 1 रिजर्व एंड सरप्लस। नोट नंबर 1 जैसे ही फॉर्मेट खत्म हुआ उसके नीचे हो जाएंगे नोट चालू, रिजर्व एंड सरप्लस। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 कौन सा वाला बनाया था? नोट नंबर 2 किसको दिया है आपने? नोट नंबर 2 दिया है अदर करेंट लायबिलिटी को। तो नोट नंबर 2 अदर करेंट लायबिलिटी।
3, नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 किसका दिया है आपने, ऊपर देख लो सर, नोट नंबर 3 पीपी। नोट नंबर 4, सर नोट नंबर 4 किसको दिया है पीपी के बाद, नोट नंबर 4 आपका था ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री, नोट नंबर 4 इन्वेंट्री। बताते जाना बच्चों में लिखता जाऊंगा, नोट नंबर 4 इन्वेंट्री है। नोट नंबर 5 सारे बच्चे जल्दी से बताएं क्या दिया है यहां पर, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल का नोट नंबर 5 हो जाएगा। नोट नंबर 6 बोले जल्दी से, नोट नंबर 6 किसका है, नोट नंबर 6 में क्या है, नोट नंबर 6 देख लें, नोट नंबर 6 में क्या था, कंटिंजेंट लायबिलिटी, नोट नंबर 6 कंटिंजेंट लायबिलिटी। नोट नंबर 7, नोट नंबर 7 क्या है सर, नोट नंबर 7 है आपका, नोट नंबर 7 था आपका डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, नोट नंबर 7 डेप्रिसिएशन। फटाफट फटाफट जल्दी से लिखना, फाइनेंस कॉस्ट है क्या नोट नंबर 7, बच्चा बोल रहा फाइनेंस कॉस्ट है, देखना जरा फाइनेंस कॉस्ट है कि क्या है, देखना एक बार बच्चों, नोट नंबर 7 फाइनेंस कॉस्ट है क्या, फाइनेंस कॉस्ट तो बेटा सिंगल आइटम था, मैंने कोई नोट नहीं बनाया। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन 7 है, अदर एक्सपेंसेस 8 है, 8 नोट बनाना है, बन गए, बाकी नोट बनाने की जरूरत नहीं है। नोट नंबर 7 हमारा आ जाएगा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, तो यहां लिख देंगे डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन लिख दिया 7, और लास्ट है नोट नंबर 8 अदर एक्सपेंसेस। लो भैया लो, काम तमाम सारे वर्क इसके नीचे आएंगे, वर्किंग नोट, अगर हमको कुछ वर्किंग करना होगी तो इसके नीचे वर्किंग नोट आएगा। पहले तो सारे बच्चे बताओ क्या आप ये फॉर्मेट इस तरह का एग्जाम में बना पाओगे, पी एंड एल बैलेंस शीट का फॉर्मेट बोलो, याद हुआ कि नहीं, जितनी काम की चीजें हैं बस वो ही लिखना है, जो नहीं है वो लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो एग्जाम में ऐसा मत करना लकीर के फकीर हमने बैलेंस शीट पूरी रट के गए थे, पूरा बैलेंस शीट बना के आ गए, पूरी पी एंड एल बना के आ गए, जो जरूरी है बस वो बनाएंगे। अब सिंपल सा काम है, एक एक आइटम कुछ छूटना नहीं चाहिए, सब इसमें फिल करना है, एक बार ही लिखना है, एक जगह ही लिखना है, सिंगल इफेक्ट के साथ, किसी का भी डबल इफेक्ट नहीं आएगा, बस दिमाग में एक चीज बिठा लो, एक जगह लिखना है, असेट और एक्सपेंसेस एक जगह, लाइबिलिटी सारी एक जगह, सारी चीजें एक एक जगह आना चाहिए, कुछ छूटना नहीं चाहिए, अगर एक भी आइटम छूट जाएगा तो बैलेंस शीट पी एंड एल टैली नहीं होगा, इसलिए सब सिंगल सिंगल इफेक्ट के साथ लिखते जाएंगे। कैसे लिखना है मैं आपको समझा रहा हूं, चलो स्टार्ट करेंगे सारे बच्चे फटाफट फटाफट, जस्ट मिनट मेरी पेंसिल डिस्चार्ज हो गई थी। सबसे पहले पीपी दिया है, हम एक एक आइटम को टिक करते जाएंगे, लिखते जाएंगे। सबसे पहले दिया है पीपी, मैं रेड से लिख रहा हूं इसलिए, पीपी दिया है 2,90,000, तो 2,90,000 की बिल्डिंग है, हम लिख देंगे 2,90,000 की बिल्डिंग। कौन से नोट टू द अकाउंट में, पीपी वाले नोट टू द अकाउंट्स में, पीपी वाला नोट टू द अकाउंट नोट नंबर 3 ये रहा, यहां लिख देंगे बिल्डिंग। कितने रुपए की बिल्डिंग बता रहे थे सारे बच्चे, जल्दी से बताते हैं बिल्डिंग कितने रुपए की बताई है, जल्दी से क्वेश्चंस में देख के बोल दो, 2,90,000,
तो 2,90,000 की बिल्डिंग सिंगल आइटम है, लिख दिया। पहले हम असेट साइड को कंप्लीट करेंगे। 290 इनर कॉलम में, क्योंकि इसमें से इसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन माइनस होगा। मैंने आपको समझाया था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन असेट अकाउंट होता है, इसलिए बैलेंस शीट में आएगा। और खाली डेप्रिसिएशन लिखा है तो वो एक्सपेंसेस है। ध्यान रखना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन असेट होता है, बैलेंस शीट में आएगा नेगेटिव में। और खाली डेप्रिसिएशन लिखा है तो वो असेट्स होता है, सॉरी एक्सपेंसेस होता है, वो P&L में जाएगा। क्लियर? हेलो, याद है कि नहीं? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है? नेगेटिव असेट, इसलिए उसको असेट में से माइनस। खाली डेप्रिसिएशन अकाउंट है तो वो एक्सपेंसेस होता है, वो P&L में आएगा। क्लियर? ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और ये नेगेटिव बैलेंस होते हैं बेटा। तो बिल्डिंग लिख ली, पहली असेट्स। दूसरी असेट एक और दे रखी थी हमको क्वेश्चन में, कौन सी दे रखी देख लो जल्दी से। सेकंड असेट कौन सी है सर? सेकंड असेट है हमारी मशीनरी, 1 लाख रुपए की। तो 1 लाख की मशीनरी लिख लो। एक लाख रुपए की मशीनरी। सर और क्या दे रखा है? दोनों लिख ली। सर और क्या दे रखा? अब इसके बाद दे रखा क्लोजिंग स्टॉक 90,000 इन्वेंट्री में जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री में काटता जाता हूं जो लिखता जा रहा हूं। क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री 90,000, क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री 90,000। इन्वेंट्री का नोट टू द अकाउंट देख लो, इन्वेंट्री का नोट टू द अकाउंट तेरा यहां लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक 90,000 इन्वेंट्री। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक के बाद क्वेश्चन में क्या दे रखा? इसके बाद दे रखा था परचेज, वो 2,10,000 की एडजस्टेड परचेज। सीधा इसका हमने नोट बनाया नहीं था, सीधा लिख देते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, P&L अकाउंट्स में हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड के सामने इनर कॉलम में, क्योंकि इसमें एक एडजस्टमेंट है। क्यों बोल रहा हूं ऐसा अभी मैं आपको समझाऊंगा। 2,10,000 इनर कॉलम में लिख के छोड़ दिया है। फिर उसके बाद बेटा सैलरी दे रखी है। सैलरी ऑलरेडी हम लिख चुके थे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टर फीस अदर एक्सपेंसेस में आएगी, तो डायरेक्टर फीस लिख देते हैं भैया अदर एक्सपेंसेस में। अदर एक्सपेंसेस का नोट टू द अकाउंट हमने कहीं बना रखा होगा, ये रहा, यहां लिख देते हैं डायरेक्टर फीस। कितनी थी बेटा डायरेक्टर फीस? अमाउंट क्या था? जल्दी बता दें, डायरेक्टर फीस कितना था अमाउंट? सिद्धि, अर्पिता, हर्षिता, कितना था अमाउंट? कोई तो बोलो। मैं ही देख लेता हूं भैया। डायरेक्टर फीस थी सर, डायरेक्टर फीस थी 10,000, रेंट है 26,000, दोनों लिख देते हैं। 10,000 डायरेक्टर फीस, रेंट दे रखा 26,000। लो भैया रेंट 26,000। अब बताओ बच्चों, यहां तक सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फटाफट फटाफट यहां तक बता दो, किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बोलो। सिंगल सिंगल आइटम लिखते जा रहे हैं। ठीक है सर, और क्या दे रखा? डेबिट साइड में ये भी लिख लिया। डेप्रिसिएशन दिया है 20,000, ये टोटल दिया है, 2 असेट पे लगा होगा, तो अब 20,000 टोटल दिया है डेप्रिसिएशन तुल्य। अभी डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन में टोटल में 20,000 लिख के छोड़ देते हैं। डेप्रिसिएशन अकेला ही हमारा खर्चा है, ये एक्सपेंसेस है, तो ये टोटल हमको दे दिया है 20,000। हालांकि ये 2 असेट का होगा, देख लेंगे 2 असेट में किसका कितना है, नीचे हमको मिल जाएगा एडिशनल इंफॉर्मेशन में। तो 20,000 रुपए अभी टोटल में लगा के लिख दिया। ठीक है सर, डेप्रिसिएशन हो गया। डेप्रिसिएशन के अलावा और क्या दे रखा क्वेश्चन में? देखो जल्दी से, जल्दी 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 देखो सर। बैड डेब्ट्स दे रखे 6,000 की, 6,000 के बैड डेब्ट्स अदर एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। बैड डेब्ट्स डाल देते हैं अदर एक्सपेंसेस में 6,000। अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस ये रहे बैड डेब्ट्स 6,000 रुपए। ठीक है सर, और क्या दिया है सर? और क्या दिया है बैड डेब्ट्स के अलावा? बैड डेब्ट्स के अलावा क्वेश्चंस में इंटरेस्ट अक्रूड फॉर इन्वेस्टमेंट लिख चुके हैं सर, ये तो अदर करेंट असेट है, लिख चुके हो। इन्वेस्टमेंट लिख चुके हैं,
डिवेंचर का इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट लिख चुके हैं। लूज टूल्स दिया है कितने रुपए का, 23,000 का। इन्वेंट्री में लिखना है 23,000 रुपए लूज टूल्स। तो 23,000 रुपए लूज टूल्स इन्वेंट्री वाले कॉलम में लिखना है। ये रहा हमारा, यहाँ लिख देते हैं लूज टूल्स 23,000, 23,000। तो इन्वेंट्री में 23,000 रुपए के लूज टूल्स भी लिख लिए। एडवांस टैक्स ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। सन्ड्री एक्सपेंसेस दे रखे 18,000 अदर एक्सपेंसेस में जाएंगे। सन्ड्री एक्सपेंसेस 18,000 अदर एक्सपेंसेस। तो अदर एक्सपेंसेस के नोट में एक और चीज आ जाएगी, सन्ड्री एक्सपेंसेस 18,000। 18,000 के सन्ड्री एक्सपेंसेस ये भी लिख लिया। इसके अलावा और देखो डेबिट साइड में और कौन सा आइटम दे रखा बेटा, डेटर ट्रेड रिसीवेबल 1,25,000। 1,25,000 के डेटर ट्रेड रिसीवेबल में आएंगे। तो ट्रेड रिसीवेबल का नोट टू द अकाउंट हमने बना रखा है। ट्रेड रिसीवेबल का नोट टू द अकाउंट डेटर 1,25,000 इनर कॉलम, ये भी लिख लिया। फिर डेटर हो गए बेटा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिख चुके हैं। अब बताओ क्या मैंने सारी असेट का डेबिट साइड पूरा नोट डाउन कर लिया, कुछ रह तो नहीं गई असेट्स या एक्सपेंसेस। असेट और एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, इनमें से कुछ रह तो नहीं गया, पूरा उतार लिया। ट्रायल बैलेंस सिंगल सिंगल इफेक्ट दिया है। अब आ जाते हैं इनकम साइड और लायबिलिटी साइड में। इनकम और लायबिलिटी में देखना चालू करते हैं। सबसे पहले सेल दे रखी थी, सेल हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं 2,000 रुपए के, अदर करेंट लायबिलिटी में आएंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000 रुपए, अदर करेंट लायबिलिटी। अदर करेंट लायबिलिटी का नोट टू द अकाउंट हमारे पास है, यहाँ लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000 रुपए की। लो भैया लो, अदर करेंट लायबिलिटी में ये भी चला गया। इसके बाद क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स दे रखा है। ट्रेड रिसीवेबल में से माइनस हो जाएगा 3,000 रुपए, असेट में से माइनस होगा। लायबिलिटी साइड का बैलेंस है, असेट में से माइनस हो जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल डेटर में से माइनस कर देंगे, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 3,000 माइनस कर देंगे। तो नेट बैलेंस यहां बचेगा 1,22,000। लो भैया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स भी माइनस कर दिया 3,000 रुपए का। इक्विटी शेयर्स कैपिटल लिख चुके हैं। जनरल रिजर्व दिया है 40,000 का, रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा 40,000 रुपए। रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व 40,000 रुपए। फिर यहाँ एक आ जाएगा सरप्लस। सरप्लस में हमको पी एंड एल का ओपनिंग बैलेंस दिया है, तो यहाँ लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पी एंड एल का ओपनिंग बैलेंस ट्रायल बैलेंस में दिया है। कितने रुपए का बैलेंस चल रहा है ओपनिंग में, पी एंड एल का 25,000। तो 25,000 रुपए का ओपनिंग बैलेंस लिख लेंगे पी एंड एल का यहीं पर सरप्लस के नाम से। करेंट ईयर का प्रॉफिट जुड़ेगा, अप्रोप्रिएशन होगा तब जाके आंसर आएगा। ठीक है सर, ये भी लिख लिया 25,000 रुपए पी एंड एल। क्रेडिटर ऑलरेडी हम लिख चुके थे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, बिल्डिंग का पड़ रहा है 50,000 है और मशीन का 55,000 है। बताओ ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है कि डेप्रिसिएशन है, जल्दी से बताएं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है कि डेप्रिसिएशन है? सर ये डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है, असेट्स, इसलिए पीपीई में से क्या हो जाएगा माइनस 50 और 55। तो 50 और 55 को हम पीपीई में से माइनस कर देंगे। पीपीई का नोट टू द अकाउंट हमने बना रखा होगा। यहाँ से 50,000 रुपए माइनस करना है और इसमें से 55,000 माइनस करना है मशीन से, लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 55,000। सारे बच्चे जल्दी से बता दो कितना बैलेंस बच जाएगा, फटाफट निकाल के बता दो कितना बैलेंस बच जाएगा इन दोनों का, फटाफट जल्दी से बता दो। 290 में से 50 गया सर, 240 बचा। यहां कितना बचेगा, 1,00,000 में से 55 गया सर, 45,000। सही है, माइनस कर दिया। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन माइनस हो गया बेटा, ये मैटर भी खत्म, ये भी लिख लिया। डिवेंचर ऑलरेडी लिख चुके थे। इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू दिया है डिवेंचर का। इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू कितने रुपए का, 14,000। अदर करेंट लायबिलिटी में डाल देंगे इसको, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू अदर करेंट लायबिलिटी। अदर करेंट लायबिलिटी में यहां आ जाएगा इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन डिवेंचर। कितने रुपए का अमाउंट दिया था इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू का, 14,000।
14,000 रुपए का ये भी डाल देते हैं यहां पर। इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू अदर करेंट लाइबिलिटी 14। ठीक है सर। और क्या दे रखा है, जल्दी जल्दी देखते जाओ सर। अनक्लेम डिविडेंड दिया है, अदर इनकम ऑलरेडी हम लिख चुके थे। उसके बाद अनक्लेम डिविडेंड दिया है 5,000 का, 5,000 का अनक्लेम डिविडेंड लिख देते हैं, अदर करेंट लाइबिलिटी में ही आएगा। इसके अलावा एक कंटेंजेंट लाइबिलिटी बता रहे हैं कि बिल की डिस्काउंटिंग कराई थी लेकिन अभी तक मिच्योर नहीं हुए। ये देखो, ये आउटर कॉलम में नहीं है, ट्रायल बैलेंस के इनर कॉलम में अगर कोई चीज लिखी है तो दैट मींस वो लाइबिलिटी अभी आई नहीं है, आ सकती है। दैट्स योर कंटेंजेंट लाइबिलिटी। इसको उठा के सीधा कंटेंजेंट लाइबिलिटी में लिख देंगे। तो कंटेंजेंट लाइबिलिटी में लिख देंगे बिल डिस्काउंटेड बट नॉट एट मैच्योर। कितने रुपए का दिया है, 10,000। लिख दिया 10,000 रुपए की कंटेंजेंट लाइबिलिटी ऑन। काम खत्म। पूरा ट्रायल बैलेंस देख लो, क्या उतार लिया कि कुछ रह गया? जल्दी जल्दी बताओ, क्या पूरा ट्रायल बैलेंस उतार लिया? हाँ सर, सिंगल सिंगल इफेक्ट के साथ पूरा ट्रायल बैलेंस हमने उतार लिया, कुछ रह नहीं गया। अब हमारा काम खत्म हो चुका है, हम पूरा ट्रायल बैलेंस उतार चुके हैं। सर अब क्या करेंगे? अब बस बेटा इसमें और भी एक चीज कंटेंजेंट लाइबिलिटी में आती है जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सर क्या? ये देखो, आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, 12,000 शेयर खरीद रखे एक्स लिमिटेड के, 10 रुपए वाले जिस पर 8 रुपए पेड ऑफ है। तो क्या ये एक्स लिमिटेड हमसे 2 रुपए कभी भी मंगा सकती है? जल्दी से बताएं, क्या हमसे ये 2 रुपए कभी भी मंगाए जा सकते हैं? बोलो हाँ या ना। तो जब मंगाएंगे तब देना पड़ेगा बेटा। तो ये भी हमारी क्या है, कंटेंजेंट लाइबिलिटी है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट पार्टली पेड शेयर्स में कर रखा है, पार्टली पेड शेयर्स अगर आपने खरीद रखे हैं, तो उस कंपनी को हमको 2 रुपए देना पड़ सकते हैं। तो 12,000 इंटू 2 रुपए के हिसाब से 24,000 रुपए का ये भी आएगा। तो यहां पर हम कंटेंजेंट लाइबिलिटी में एक और चीज यहां पर दिखाएंगे, या हमारे एडजस्टमेंट बच गए हैं वो हम लिखना चालू करते हैं। ये छुपी हुई चीज थी, यहां हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन एक्स लिमिटेड। 12,000 खरीदे थे हमने, 2 रुपए अभी पार्टली पेड है, इस हिसाब से 24,000 रुपए हमको कभी भी देना पड़ सकते हैं। तो ये भी हमारी कंटेंजेंट लाइबिलिटी है। तो ये भी आ गया। अब मेरी तरफ से ट्रायल बैलेंस नाम की चीज खत्म है। अब आ जाते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन। पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन में सरल सरल काम कर लेते हैं। कौन सा डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस बोल रहे थे, इसमें 8,000 बिल्डिंग के हैं, 12,000 मशीन के हैं। अलग अलग कर देते हैं, हमको 20,000 का बाइफिकेशन मिल गया है तो अलग अलग कर देते हैं। अलग अलग हमने एक्सपेंसेस लिख रखा है, यहाँ पर टोटल 20 लिखा था, वो यहाँ दिया है हमको डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। बोल रहे हैं 12,000 है और 8,000 मशीन का है। लो हो गया, अलग अलग क्वेश्चन बता रहा है हमको, 8,000 मशीन का है, टोटल मिला के 20,000 है, ऐसे 20,000 हुआ है, हमने लिख दिया। सिंगल इफेक्ट क्योंकि ऑलरेडी डेप्रिसिएशन लग चुका है, हमको लगाने की जरूरत नहीं है, बस नीचे बाइफिकेशन दिया था कि इतना बिल्डिंग का है, इतना मशीन का है, इसलिए कोई डबल इफेक्ट नहीं आएगा। सारी बच्चों को बात समझ में आ गई कि नहीं? बोलो हाँ या ना। अब सारे बच्चे यहां एक एडजस्टमेंट आया है उसको समझेंगे। एक वर्ड आया है एडजस्टेड परचेस ट्रायल बैलेंस के। परचेस अकेला दिया होता तो हमारा काम हो जाता, बट एडजस्टेड परचेस दिया है। एडजस्टेड परचेस क्या होती है बेटा? एडजस्टेड परचेस होती है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये होती है हमारी एडजस्टेड परचेस। ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये हमारी एडजस्टेड परचेस होती है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, परचेस प्लस
ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, बोलो हाँ या ना, ऐसा लिख सकता हूं क्या? किसी को कोई दिक्कत? दैट इज योर एडजस्टेड परचेस। बेटा ये जो पार्ट है ये कहलाता है हमारा परचेस ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड। और ये जो यहां आएगा ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के बीच का डिफरेंस, ये वाली चीज कहलाती है हमारी चेंज इन इन्वेंट्री। ये जो आएगा ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये कहलाती चेंज इन इन्वेंट्री। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो हमारी एडजस्टेड परचेस आती। क्या ये बात दिमाग में गई? पहले तो ये बताओ, सारे बच्चे जल्दी से बताओ, क्या इतना पॉइंट आप समझ पाए? बोलो। अब हमको क्या हुआ है बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर हमको दो इंफॉर्मेशन दी है। एक तो एडजस्टेड परचेज हमको बता दी है, एडजस्टेड परचेज हमको बता दी है कि भैया एडजस्टेड परचेज जो हमने ट्रेडिंग पीएनडल में ऑलरेडी लिख दी थी, इनने बता दिया है कि वो 2,10,000 है। तो 2,10,000 इनका कहना है एडजस्टेड परचेज 2,10,000 है, तो 2,10,000 रुपए मैंने यहां लिख दिए कि भैया ये बोल रहे हैं कि 2,10,000 की एडजस्टेड परचेज है, तो 2,10 इसकी वैल्यू है। और ये इन दोनों से मिलके बनी हुई है, इन दोनों से मिलके बनी हुई है, हमको ये दे दिया। तो अगर हम 2,10 लिख दें तो फिर चेंज इन इन्वेंट्री और ये अलग अलग करने की जरूरत ही नहीं। मतलब अगर मैं एडजस्टेड परचेज लिख दूं तो बताओ सारे बच्चे जल्दी से बताओ, मेरी बुक्स में परचेस ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड और चेंज इन इन्वेंट्री लिखने की जरूरत ही नहीं, वो अपने आप ही आ जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? बोलो। क्योंकि इन दोनों से मिलके बनी हुई है, तो फिर मेरे को अलग अलग करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अलग अलग कर सकते हैं, तो करने के लिए क्वेश्चन इंफॉर्मेशन दे रहा है। सर क्या दे रहा है क्वेश्चन इंफॉर्मेशन? एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्वेश्चन बता रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है ओपनिंग स्टॉक से कितने रुपए? फटाफट बोलो। 80,000। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा है ओपनिंग स्टॉक से 80,000। तो बेटा ये क्वेश्चन बता रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है ओपनिंग स्टॉक से 80,000 रुपए ज्यादा है। तो क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है मतलब निगेटिव चीज ज्यादा है, मतलब निगेटिव चीज ज्यादा है, मतलब चेंज इन इन्वेंट्री माइनस 80,000 कहलानी, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है। तो क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है इसका मतलब माइनस वाली वैल्यू ज्यादा है, माइनस वाली वैल्यू ज्यादा है मतलब माइनस का 80,000 रुपए ज्यादा है। तो चेंज इन इन्वेंट्री माइनस 80,000 है। अब बताओ अगर ये चेंज इन इन्वेंट्री माइनस 80,000 है, एडजस्टेड परचेज 2,10,000 है, तो क्या आप परचेस इन स्टॉक एंड ट्रेड बता सकते हो कितना रहा होगा? जल्दी से बताओ। 80,000 उस साइड जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहां कितना रहा होगा? जल्दी से बताओ। 2,90,000। वेरी गुड, पक्का ये 290 रही होगी। 290 में से 80 माइनस होके आया होगा, तो हमको पता चल गया परचेस ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड 290 रहा होगा, चेंज इन इन्वेंट्री है जो है वो माइनस की 80,000 रही होगी। क्लियर? बोलो। तो हमारा जो पी एंड एल हमने बनाया है, इस पी एंड एल में हम चाहें तो इन दोनों की जगह खाली 2,10 लिख के छोड़ दें तो भी काम हो जाएगा, या हम चाहें तो दोनों को अलग अलग करके लिख दें। लिखना हमको 2,10 ही है, तो हम चाहें तो दोनों को अलग अलग करके लिख दें। मतलब यहां लिख देते हैं 290 और यहां लिख देते हैं चेंज इन इन्वेंट्री में नेगेटिव का 80,000। अगर मैं ये लिख दूं तो अल्टीमेटली 2,10 लिख गया कि नहीं? सारे बच्चे जल्दी से बताओ, 2,10 ही लिखा है कि नहीं? लिखना 2,10 था, तो 2,10 अपने आप लिख गया। तो इस तरीके से हमको ये एडजस्टमेंट करना रहेगा। मतलब एडजस्टमेंट कुछ नहीं, फालतू है, सिंपल। 2,10 ही अमाउंट आएगा, बस फर्क ये है कि हम दोनों को अलग अलग कर पाए। काम खत्म, बस मैटर खत्म हो गया। अब एक एडजस्टमेंट बच गया है प्रोविजन फॉर टैक्स का, लेकिन वो तो तब निकलेगा जब हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल पाए। तो चलो अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारा पी एंड एल पूरा करेंगे।
सारे बच्चे में सबसे पहले अब टोटल लगा लगा के लिखना चालू कर देता हूं। टोटल हम कहां से लगाना चालू करें? रिजर्व एंड सरप्लस का तो बाद में आ पाएगा, अदर करेंट लायबिलिटी का टोटल लगा सकते हैं। सारे बच्चे जल्दी से अदर करेंट लायबिलिटी का टोटल बता दो कितना आ गया। 20 प्लस 14 प्लस 5, 20 प्लस 14 प्लस 5, जल्दी जल्दी बता दो। 20 प्लस 14 प्लस 5, 21,000। सॉरी 2,000 था ये। 2,000 प्लस 14 प्लस 5, 21,000। 21,000 रुपए लिख देते हैं अदर करेंट लायबिलिटी में, बैलेंस शीट के अंदर अदर करेंट लायबिलिटी 21,000। और किसका निकाल सकते हैं टोटल? पीपी का टोटल लगा लो। पीपी कितना बचा? डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन माइनस होने के बाद 240 प्लस 45, 2,85,000। सही है क्या बेटा? 285, हाँ सर 285 का पीपी लिख देते हैं बैलेंस शीट में। टोटल लगा लगा के लिखना चालू कर देते हैं। 285 के बाद इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री का टोटल लगा लो। 90 प्लस 23, 90 प्लस 23, कितना आ रहा? 90 प्लस 23, 1,13,000। 1,13,000 इन्वेंट्री लिख देते हैं बैलेंस शीट के अंदर। इन्वेंट्री 1,13,000। ट्रेड रिसीवेबल निकाल लेते हैं। ट्रेड रिसीवेबल का टोटल 1,22,000, 1,22,000 का ट्रेड रिसीवेबल लिख देते हैं। फिर इसके बाद और किसका टोटल दिया है? ट्रेड रिसीवेबल के बाद कंटेंजेंट लायबिलिटी का टोटल दिया है। ये हो जाएगी 34,000 की, बैलेंस शीट के बाहर आएगी ये तो। बैलेंस शीट के नीचे कंटेंजेंट लायबिलिटी 34,000, इसका टोटल से कोई लेना देना नहीं रहेगा। ये भी आ गया कंटेंजेंट लायबिलिटी के बाद। उसके बाद डेप्रिसिएशन का टोटल 20,000 आ रहा है, सीधा लिख देते हैं हम 20,000 रुपए हमारे पी&एल में। और अदर एक्सपेंसेस का टोटल और लगाना रह गया है। अदर एक्सपेंसेस का टोटल लगा लो, जल्दी से बता दो कितना आ गया टोटल अदर एक्सपेंसेस का। 10 प्लस 26 प्लस 6 प्लस 18, जल्दी से निकाल के बता दो कितना आ गया। 60,000 बच्चे बोल रहे हैं। सही है बेटा? 60,000, 60,000, गुड। सो 60,000 के अदर एक्सपेंसेस। जैसे ही आपका टोटल पूरा हो जाए तो बस बेटा सबसे पहले पी&एल पूरा करेंगे। पी&एल में हमको टोटल इनकम तो हम लगा चुके हैं 532 है। टोटल एक्सपेंसेस लगा लो, बस ध्यान रखना 80,000 माइनस करना है क्योंकि वो नेगेटिव फिगर है। बताएं बेटा कितना आ गया? 290 माइनस 80 प्लस 60 प्लस 28 प्लस 20 प्लस 60, जल्दी से बता दें टोटल एक्सपेंसेस कितने आ रहा है। पहले टोटल एक्सपेंसेस बता दें। 532 नहीं जोड़ना है, बस एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस जोड़ो, 80 माइनस कर दें। एक बच्चा बोल रहा है सर 324 आ रहा है। बाकी बच्चे देख लो क्या 324 सही है? इशिता सिंह 324, खुशी सिंह 324, और बताओ बेटा तनिषा सिंह। हाँ सर 324, गुड। अब 324 और 532, 532 की इनकम है, 324 का खर्चा है। 532 में से 324 माइनस कर दो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया सर 2,08,000। सही है क्या? 2,08,000 बोलो यस सर। अब इस पर हमको एक एडजस्टमेंट करना है। एक ही एडजस्टमेंट क्वेश्चन में आया है प्रोविजन फॉर टैक्स का कि प्रोविजन फॉर टैक्स 30% बनाना है। तो 30% का प्रोविजन बनाएंगे बेटा। और किस तरह से बनाएंगे, इसका डबल इफेक्ट कैसे देंगे, बस ये ध्यान रखना। 2,08,000 जो आपका आया है बेटा, 2,08,000 पे टैक्स लग जाएगा गवर्नमेंट का 30%। कर दो इसका 30%, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर रेट लगेगी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,08,000 है, 2,08,000 का 30% करना मेरे बच्चों। और जल्दी से बताओ कितना आ गया? 62,400। तो 62,400 का टैक्स लग जाएगा हमको। अब यहां माइनस किया है, बैलेंस शीट में प्लस करना पड़ेगा, इसका डबल इफेक्ट देना पड़ेगा क्योंकि अभी हमने पेमेंट नहीं किया, हमने खाली प्रोविजन बनाया। प्रोविजन हमारी लायबिलिटी होता है, यहां से माइनस होगा, बैलेंस शीट में प्लस हो जाएगा। मैंने यहाँ पहले से ही शॉर्ट टर्म प्रोविजन लिख रखा है, यहाँ लिख देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, बस इसका डबल इफेक्ट आएगा। ये पी&एल में भी आएगा और यहाँ भी आएगा। यहाँ लिख देंगे 62,400।
डबल इफेक्ट के साथ। क्या ये सबको समझ में आ गया? डबल इफेक्ट 62,400 का कैसे देना है बोलो। P&L में माइनस, बैलेंस शीट में प्लस, काम खत्म। तो ये हमारा प्लस हो जाएगा बेटा, प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम से काम खत्म आ जाएगा, डबल इफेक्ट हो गया है। अब निकाल लो प्रॉफिट फॉर द ईयर। कितना आ गया प्रॉफिट फॉर द ईयर? 2,08,000 में से माइनस कर दो सर, आ गया 1,45,600। 1,45,600 का जो प्रॉफिट आया है बेटा, ये जो हमारा ओपनिंग P&L है इसमें प्लस हो जाता है करेंट ईयर का प्रॉफिट। 1,45,600 जो हमने रिजर्व एंड सरप्लस बनाया था, और यहां से अप्रोप्रिएशन करते हैं। अगर क्वेश्चन में बोलता है कि डिविडेंड बांटा है, जनरल रिजर्व में कुछ ट्रांसफर किया है, तो माइनस कर देते। इनने कुछ अप्रोप्रिएशन नहीं किया, इसलिए पिछले साल का प्रॉफिट और इस साल का प्रॉफिट मिला के टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 25 प्लस 45,600। इसी को बोलते हैं बेटा रिटेन अर्निंग। दैट्स अ रिटेन अर्निंग। पूरा रोक लिया इनने, कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। कई बार रिटेन अर्निंग पूछते थे कि रिटेन अर्निंग क्या होता है, तो रिटेन अर्निंग मतलब पिछले साल का प्रॉफिट प्लस करंट ईयर का प्रॉफिट माइनस अप्रोप्रिएशन। लेकिन इनने कोई अप्रोप्रिएशन नहीं किया है, इसलिए इतना ही रहेगा। बताओ कितना हो जाएगा? 25 प्लस 1,45,600 कितना हो गया बेटा? 1,70,600। तो 1,70,600 रुपए का प्रॉफिट टोटल लगा लो रिजर्व एंड सरप्लस का। अब बता दो रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल कितना हो गया? 40 हमारा पड़ा हुआ है जर्नलिज्म में, 1,70,600 P&L का अकाउंट का बैलेंस आ रहा है। टोटल मिला के कितना हो जाएगा सर? 2,10,600। तो 2,10,600 का हमारा रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, जो हमारी बैलेंस शीट में प्रेजेंट हो जाएगा 2,10,600। बस बच्चों टोटल वोटल लगा लो जल्दी से बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड का। 2 लाख प्लस 2,10,600 प्लस 2 लाख प्लस 92,000 प्लस 62,400 प्लस 21,000। जल्दी से टोटल लगा लो, बैलेंस शीट का टोटल कितना आ रहा है? लगाओ जल्दी से टोटल कितना आ रहा है बैलेंस शीट का सर? 7,86,000। देखना 7,86 आ रहा है क्या? एक बच्चा 7,85,400 बोल रहा है, 7,86 आ रहा है। मैक्सिमम बच्चे 7,86 बोल रहा है। 786। अर्षिता बेटा शायद तुमने कुछ गलत टोटल लगाया होगा। 786 बोल रहे हैं सारे बच्चे, तो 786 यहाँ का आ गया। यहाँ का टोटल लगा लो, यहाँ का टोटल भी 786 ही आना चाहिए। लायबिलिटी साइड लगा लो टोटल जल्दी से और बताओ कितना आ रहा है। क्या 786 आ रहा है? जल्दी जल्दी टोटल लगाओ, फटाफट फटाफट बोलो। ओके आगे, काम खत्म। ये बन गई हमारी बैलेंस शीट, ये बन गया हमारा P&L। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, 12 नंबर का क्वेश्चन आएगा अगर आएगा तो सारे बच्चे इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इतना सबको समझ में आ गया? तो ये था हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट किसका बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। इसके बाद यहां एक सड़ी सी चीज आती है बेटा, XBRL। XBRL क्या है बेटा? XBRL कुछ नहीं, सिंपल सा एक पॉइंट है जो आपको समझना है। जो क्या करती है, जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है, उसकी टैगिंग प्रोसेस के थ्रू उसको इंस्टेंट डॉक्यूमेंट्स में तैयार करके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करने से क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रिप्रेजेंट, बेटा मैं पूरा शेयर कर दूंगा आपके उस पे आ जाएगा, वहां से आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना। ध्यान से समझना, मैंने बोला जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, जो भी आपने जनरेट किए हैं, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई इंस्टा इंफॉर्मेशन चाहिए, तुरंत इंफॉर्मेशन चाहिए, तो पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पलटना पड़ता है। ढूंढेंगे कहां से? इन्वेस्टर चाहता है कि भाई मेरे को तो खाली इतना बताओ डिप्रेशन कितना लगाया, मेरे को तो ये बताओ कि कौन कौन से लोगों की बैड डेट्स हो गए, मेरे तो खाली ये बताओ किन लोगों ने पैसा नहीं दिया कॉल एंड अरियर का, मेरे को तो खाली ये बताओ किन लोगों से लोन ले रखा है। इंस्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए।
तो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को टैगिंग प्रोसेस मतलब सबको अलग अलग करके इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है कि जिससे जिससे क्या हो सके, फटाफट बोलो, हमारे जो आउटसाइडर हैं, इन्वेस्टर हैं, जो लोग इस पर एनालिसिस करना चाहते हैं, उनको, जो इस पर रिसर्च करना चाहते हैं, उनको इंस्टेंट इंफॉर्मेशन मिल सके। उस फॉर्मेट को XBRL बोला जाता है, उस फॉर्मेट को XBRL बोला जाता है। अब XBRL आप पढ़ोगे तो आपको यहां से सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि भैया XBRL करता क्या है। तो लिखा है XBRL इज अ लैंग्वेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंशियल डाटा। जो फाइनेंशियल डेटा होता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होती है। क्लियर? समझ में आया कि नहीं? सर असेट साइड जिसकी मैच हो गया है वो फोटो भेज दो ना। भेज दूंगा ना बेटा, खुशी पूरा डाल दूंगा, चिंता क्यों कर रहे हो? पूरा अभी भेज रहा हूँ आपको, पूरा का पूरा भेज रहा हूँ, पूरा का पूरा भेज रहा हूँ, पूरा का पूरा भेज रहा हूँ, सारी चीजें भेज रहा हूँ, टोटल का टोटल सब भेज रहा हूँ। ओके, असेट साइड मैच नहीं हो रही, बच्चा बोल रहा है टोटल टैली नहीं आ रहा। कितना आ रहा भैया टोटल? टोटल कितना आ रहा है? कैसी बातें कर दी? 285,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,13,000 प्लस 1,22,000 प्लस 30,000 प्लस 60,000 प्लस 2,000, 3,32, 7,32 आ रहा, माइनस 7,86,000, 54,000 का क्या छूट गया? 54,000 की कोई चीज हमने छोड़ दी क्या असेट साइड में? 54,000 कम पड़ रहा है। 54,000 की असेट साइड में क्या छोड़ दिया? क्लोजिंग स्टॉक लिखा है, सैलरी लिखा है, डायरेक्टर फीस लिखी है, डेप्रिसिएशन लिखा है, बैड डेब्ट्स लिखा है, डिवेंचर इंटरेस्ट लिखा है, लूज टूल्स लिखा है, सन्ड्री एक्सपेंसेस लिखा है, डेटर लिख रखे हैं, बैंक बैलेंस लिख रखा है। इधर का टोटल लगाना बेटा, इधर का डेबिट साइड का टोटल लगाना, ये सब टोटल लगाओ। ट्रायल बैलेंस का टोटल लगा के देखो एक बार। क्या इसका टोटल इतना ही है? 12,18,000। चलिए बताएं, क्या 12,18,000 सही है? और इस साइड का भी लगा के देख लो, ट्रायल बैलेंस टैली है क्या? दोनों साइड का टोटल लगा के देखो, ट्रायल बैलेंस टैली है क्या? लाइबिलिटी सही है, असेट साइड का टोटल लगा लो। हाँ सर, 12,18,000 आ रहा है। लाइबिलिटी साइड का टोटल 12,18,000 आ रहा है। असेट साइड का कि लाइबिलिटी साइड का? दोनों साइड का टोटल ले लिए, 12,18,000, 12,18,000। डेबिट साइड 12,18,000 टैली है। क्रेडिट साइड ट्रायल बैलेंस टैली है। दोनों सही है। तो फिर बेटा आपने यहाँ ये जो नोट टू द अकाउंट के टोटल वोटल लगाए हैं, ये गड़बड़ लगाए होंगे।
यहाँ लगाने दो मेरे को एक्सपेंसेस का टोटल का 290 माइनस 80 10 प्लस 6 प्लस 28 प्लस 20,000 प्लस 60,000 324 माइनस 5 20 2,08,000 45,600 ये सही है। एक 45,600 प्लस 25,000 एक लो 1,70,600 प्लस 40,000 का जनरल 2,10,600 ये सही है। 21,000 ये सही है। 2,40 45 2,50 ये सही है। ये एक 13 ही आएगा, एक 22 ही आएगा। कंटेंजेंट लायबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। ये 20 ही हो रहा है, ये 60 हो रहा है। 10 प्लस 26 प्लस 6 प्लस 18 60 ये भी सही है। तो कोई इंफॉर्मेशन अपन से गलत अमाउंट फिल हो गया क्या? एक्स्ट्रा अमाउंट फिल कर दिया क्या? 2 लाख 2 लाख प्लस 2 लाख 4 लाख 4 लाख प्लस 2,10,600 86 आ रहा है। इधर कम हो रहा है। कुछ अमाउंट अपन ने गलत फिल कर लिया है। इसका मतलब कम ज़्यादा सेट साइड या लाइबिलिटी साइड में रिजर्व 40 25 5 20 की सेल 2,000 लिखा है। इक्विटी 2 लाख लिखी है। जनरल रिजर्व 40 लिखा है। 325 लिखा था। क्रेडिटर 92 ट्रेड टेबल 92 लिखे हैं। 5 का ही लिखा था। डेट 2 लाख है। इधर 14 सही लिखा। इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट 5,000 क्लबिंग डेट 5,000 लिखा है। ठीक है। असेट साइड में 290 की बिल्डिंग 1 लाख का, ये 90 का क्लोजिंग स्टॉक। एडजस्टेड परचेज 210 सही लिखी थी। सैलरी 60 सैलरी 60 ही डाली ना। ये गड़बड़ किया। देखो सैलरी हमने यहाँ 6,000 लिख दी थी, 60,000। वापस से करना जरा, प्रॉफिट ऑफिट सही निकालना। निकालो जरा फटाफट। 290 माइनस 80,000 प्लस 60,000 प्लस 28,000 प्लस 20,000 प्लस 60,000 3,78,000 आ रहा है। 378 378 माइनस कर दो प्रॉफिट में से, टोटल में से 378 माइनस कर दो। प्रॉफिट बताओ कितना आ रहा? 532 माइनस दिस 532 माइनस 378 1,54,000 का 30% करो।
1,54,000 का 30%, 46,200 का प्रोविजंस बनेगा। और प्रॉफिट कितना आएगा निकालना जरा। 1,07,800। प्रॉफिट कितना आ रहा? 1,07,800 का प्रॉफिट आएगा। अब ये और ये दोनों चेंज हो जाएंगे, दोनों चीजें चेंज होंगी। एक तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में प्रोविजन आएगा कितना? प्रोविजन आएगा कितना बेटा? 46,200। प्रोविजन आ जाएगा 46,200 और प्रॉफिट चेंज हो जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में। प्रॉफिट आ जाएगा 1,07,800। टोटल बता दो कितना हो जाएगा 25,000 प्लस करके। 25,000 प्लस करके कितना हो जाएगा जल्दी? 1,32,800 और फटाफट 40,000 और जोड़ दो इसमें। 40,000 और जोड़ दो 1,32 में 172,800। तो 172,800 का पी एंड रिजर्व एंड सरप्लस हो जाएगा। तो रिजर्व एंड सरप्लस हो जाएगा 172,800। 172,800। अब जोड़ लो लायबिलिटी साइड का टोटल। लायबिलिटी साइड का टोटल सही निकाल लो कितना आ जाएगा। टोटल लगाओ लायबिलिटी साइड का। कितना आ रहा टोटल? पहले 732 हो गया। डेली असेट भी 732 थी। हो गई डेली। और नहीं डेली वो तो बेटा कुछ गड़बड़ लिखोगे तो नहीं होगी। अब वो क्या आप लोगों को क्वेश्चन अलग था, यहाँ अलग था। एक 6,000 लिख दिया 60,000 का तो टेली नहीं हुआ। इंपॉर्टेंट इज दैट कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी तो टेली नहीं होगा, बाकी तो टेली होना ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि टेली ना हो। चलें, हम पढ़ रहे थे XBRL। बेटा मैंने आपको बताया XBRL कुछ नहीं होता, सिंपल सी बात है बेटा। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में हम स्टेटमेंट तैयार करते हैं, फाइनेंशियल डेटा तैयार करते हैं बिजनेस का, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में क्यों तैयार करते हैं? मैंने आपसे बोला ताकि हमको इंस्टेंट इंफॉर्मेशन मिल सके। किसकी? बिजनेस रिपोर्टिंग की अराउंड द वर्ल्ड, ताकि हमको एक प्रॉपर रिजोल्यूशन मिल सके, इस पूरे फाइनेंशियल एनालिसिस मिल सके, सब कुछ अच्छे से मिल सके। इसलिए बेटा XBRL जो है बनाई जाती है, इससे कंपनी ग्रो करती है, इसलिए जरूरी होती है। ये लिखा है हाउ इज वर्क, किस तरह से वर्क करता है। तो डेटा अवेलेबल करते हैं दो डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। इन दोनों डॉक्यूमेंट से हमको टैक्सेमोनी और इंस्टेंट डॉक्यूमेंट्स की मदद से बेटा हमको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। दो फॉर्मेट यहाँ पर प्रिपेयर किए जाते हैं। बाकी ये पूरा का पूरा थेरेटिकल है बेटा। कंपनीज कैसे क्रिएट करती है, कंपनीज एक्ट ने इसको कहाँ बोला है बनाने का, वो दिया है। इसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे, इतना आपको पढ़ के जाना रहेगा बेटा। XBRL पर केवल थ्योरी आएगी, कोई प्रैक्टिकल नहीं आएगा। तो ये आपको पढ़ के जाना रहेगी। और लास्ट बेटा ये इक्विटी एंड विथ डिफरेंशियल राइट, ये तो आपने ऑलरेडी कंपनी लॉ के अंदर पढ़ रखे होंगे कि इक्विटी विथ डिफरेंशियल राइट्स क्या होते हैं। डिफरेंट डिविडेंड राइट्स वाले इक्विटी शेयर और डिफरेंट वोटिंग राइट वाले इक्विटी शेयर्स। दो तरह से कंपनी क्या कर सकती है, डिफरेंशियल इक्विटी को इशू कर सकती है। तो उससे रिलेटेड थ्योरी है, पूरी की पूरी थ्योरेटिकल मैंने आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे दी है। तो ये भी आप एक बार पढ़ लेना, काम खत्म हो जाएगा बेटा। फुर्सत बेटा, इतने तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। तो ये था बेटा हमारा चैप्टर, कौन सा? शेड्यूल 3। काम खत्म हो जाएगा, घर पे इसकी एक बार रीडिंग कर लेना, पढ़ डालना। कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। क्लियर है बेटा? हेलो, समझ में आ गया सबको? भेज देता हूँ बेटा पूरा क्वेश्चंस, पूरा सीट फिर से भेज देता हूँ। कल मैंने सीट शेयर करी थी, एक बार वापस से भेज देता हूँ। आप काम खत्म है। क्लियर?
तो ये चैप्टर भी हमारी तरफ से क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी खत्म हो गया। अब पढ़ेंगे हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आज नाइट में क्लास नहीं रहेगी, कल नाइट और दिन दोनों में रहेगी। आज नाइट में क्लास नहीं है। आप आराम से आज इस चैप्टर को कंप्लीट कर लो। जब ये कंप्लीट हो जाए तो कल से हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय। कल से पढ़ेंगे हर्षिता बेटा कंसोलिडेटेड। बाय बाय।